देखिए, कल तक हम लोग 3 थ्योरम्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चौथी थ्योरम करेंगे। फोर्थ थ्योरम ये है, किसी वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हों। कोई वृत्त ले लो, एक ही वृत्त ले लो या दो सर्वांगसम वृत्त ले लो। अच्छा जी, सर्वांगसम वृत्त क्या होते हैं, पहला प्रश्न तो ये है। तो हम कई बार पीछे बता चुके हैं, फिर सुन लो। सर्वांगसम वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। सर्वांगसम वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो यानी ये दो वृत्त ऐसे हैं जिनकी रेडियस सेम है, इनकी दो जीवाएं समान हैं, इनकी दो जीवाएं समान हैं। जीवाएं समान होने का मतलब इनकी जीवाओं की लंबाई समान है। पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं और इनकी लंबाई कैसी है, समान है। तो दिया है, मैं जरा सुन लो क्या क्या दिया है। पहली बात तो ये दिया है कि ये सर्वांगसम वृत्त हैं। पहली बात ये दिया है कि ये वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम, यानी इनकी त्रिज्याएं समान है। फिर इन्होंने कहा इनकी जीवाएं भी समान हैं, यानी पी क्यू बराबर आर एस। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है में क्या क्या लिखेंगे। लिखेंगे दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं पी क्यू तथा आर एस हैं, ऐसा दिया हुआ है ना। दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं हैं। जहां एक बात और दी है कि दोनों जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं। दोनों जीवाएं कैसी हैं, पी क्यू और आर एस बराबर हैं। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इनके संगत चाप भी बराबर होगा, सिद्ध करना है। दिया है के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। हमें प्रूव क्या करना है कि इनके संगत चाप भी बराबर होगा, यानी चाप पी क्यू, यानी इनके संगत चाप सर्वांगसम होगा। इनके संगत चाप कैसा होगा, सर्वांगसम। यानी हमें प्रूव करना है कि चाप पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू चाप या आर्क आर एस कह लो। आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू आर्क आर एस, मतलब चाप पी क्यू और चाप आर एस सर्वांगसम होंगे। और पीछे हम ये बता चुके हैं कि दो चाप सर्वांगसम कब होते हैं। दो चाप सर्वांगसम तब होते हैं जब उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण बराबर हो। ध्यान से समझिएगा, फिर एक बार बताएंगे भी। इस सवाल में दिया क्या है, ये ओ केंद्र है, ये ओ डैश है। पहली बात ये दी है कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है। ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है, दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम। का मतलब ये हुआ कि इनकी दोनों की रेडियस सेम है, यानी ओपी, ओ क्यू, ओ डैश आर, ओ डैश एस, ये चारों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। दो तो होंगे ही बराबर, क्योंकि वो सर्वांगसम वृत्त है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी, इतना ठीक है। सर्वांगसम वृत्त है। सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं समान हैं। जीवाएं कैसी हैं, जीवा कौन है, पी क्यू, इसकी जीवा कौन है, आर एस। जीवा पी क्यू और जीवा आर एस, ये भी दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर। तो कह रहे हैं सिद्ध करो ये चाप सर्वांगसम होंगे। अच्छा, चाप सर्वांगसम तब होते हैं जब इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होता है। ये कोण भी आपस में कैसे होते हैं, अगर ये कोण बराबर होंगे तो ये चाप सर्वांगसम होंगे। सिद्ध करना है, हो गया। अब हम उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति कैसे करोगे, उत्पत्ति करने के लिए अगर ये कोण बराबर कर दो तो हो गए सर्वांगसम। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे और सर्वांगसम हो जाएंगे। ऐसे ही हम बता देना आपको, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, साइड साइड के इक्वल, साइड साइड के इक्वल, साइड साइड के इक्वल। तो इसमें एस 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 बन जाएगा, भुजा भुजा भुजा। सर्वांगसमता नियम से ये ट्रायंगल उस ट्रायंगल के हो गया समरूप, सॉरी सर्वांगसम। और अगर ये सर्वांगसम है तो ये कोण भी बराबर होंगे, और अगर ये कोण बराबर है तो ये दोनों चाप सर्वांगसम होंगे। चाप सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, इस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण बराबर सिद्ध करना होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ डैश आर एस में। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे ओपी बराबर ओ डैश आर, ओपी बराबर ओ डैश आर, ओ क्यू बराबर ओ डैश एस, ओ क्यू बराबर ओ डैश एस, ओपी बराबर ओ डैश आर, ओ क्यू बराबर ओ डैश एस, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस। यहां भी लिखेंगे बोथ आर रेडियस, ओ क्यू बराबर ओ डैश, और पी क्यू बराबर आर एस। ये क्या है, ये गिवन है। अच्छा, ओपी बराबर ओ डैश आर बोथ आर रेडियस की जगह पर ये लिखो, मतलब अलग अलग वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसका कारण ये लिखिए, चूंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं,
बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंस, या ऐसे हिंदी में लिखो, ये लिख दो, चूंकि दोनों वृत्त क्या हैं, सर्वांगसम है। भाई इसका रीजन तो यही है कि ये आप बताओ इसकी रेडियस उसकी रेडियस के बराबर है, ये कैसे जान पाए? क्योंकि दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम। और सर्वांगसम वृत्त कौन होते हैं? जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर, यानी ये त्रिज्या उस त्रिज्या के बराबर है, इसका कारण ये कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है। ये त्रिज्या उस त्रिज्या के बराबर है क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम है, इसका रीजन सेम है भाई। और ये इसके बराबर है क्योंकि ये सवाल में दिया है कि जीवाएं बराबर। अब यहां लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल O'RS, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। अब भाई CPCT, यू नो CPCT, CPCT मीन्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू RO'S, और जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये दोनों चाप कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। हेंस आर्क PQ इज कॉन्ग्रुएंस टू आर्क RS। ये है थोड़ा, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यूज भी इसका बहुत ज़्यादा ही होता है। इससे पहले जो 4 थ्योरम्स हैं वो भी यूजफुल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होती है आगे भी। तो हाँ, स्टार्ट नहीं हुई अभी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो ये वृत्त का केंद्र है, ये एक जीवा है। पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग समझ लें। ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है। यानी अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें, ध्यान से बात समझ लेना, ये केंद्र है और ये जीवा है। केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डाल दें तो वो लंब उस जीवा को आधा आधा करता है। आधा आधा करने का सेंस ये, जैसे 8 सेंटीमीटर थी तो ये 4 बचेगी। सवाल लगाने में भी इसका बहुत यूज होगा। क्या हमने कहा, फिर सुनिए। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यानी केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाल दें और ये मान लो 10 सेंटीमीटर थी तो ये 5 हो जाएगी। लेकिन अगर सवाल में हम डायरेक्ट यूज करते तो तुम कहते ऐसा क्यों, तो हम इसलिए इसको प्रूफ करेंगे। तो इस सवाल में दिया क्या है, लिखेंगे वृत्त की एक जीवा दी हुई है। वृत्त की एक जीवा PQ है, ये सवाल में दिया एक जीवा है, तथा केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब OM है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब OM है। इतना सवाल में दिया था। एक बार फिर सुनो सवाल में क्या दिया है। वृत्त दिया है तो वृत्त खींच लिया। वृत्त की एक जीवा हमने खींच ली PQ। वृत्त की एक जीवा है और वृत्त की एक जीवा PQ है तथा केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब क्या है, OM है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी PM बराबर MQ। PM बराबर MQ, ये हमें सिद्ध करना है। थोड़ी सी रचना कर लें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लें। रचना क्या कर ली हमने, OP तथा OQ को मिलाया। OP तथा OQ को मिलाया। यहां लिख देंगे रचना में OP तथा OQ को मिलाया। अब यहां लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सर्वांगसम कर देंगे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांगसम। इनको अगर हम सर्वांगसम कर देंगे तो ये दोनों दूरियां अपने आप बराबर हो जाएंगी। भाई सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सोच के देखो, हम इन दोनों को सर्वांगसम कर दें तो ये दोनों दूरियां कैसी हो जाएंगी, बराबर। और ये बराबर हो जाएंगी तो सिद्ध हो जाएगा कि लंब जो है जीवा को आधा आधा करता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो मेन टारगेट है इन दोनों को सर्वांगसम करना। देखना कैसे सर्वांगसम करेंगे। आपने लंब डाला है तो ये 90 है, एक बात। 90 के सामने ये कर्ण होते हैं तो कर्ण बराबर हो गया और ये भुजा बराबर, ये कॉमन साइड हो गई। एक नियम था RHS,
जिन्होंने सर्वांग समता पढ़ी है वो जानते हैं सर्वांगसम करने के 5 नियम बताए गए थे, उसी में से एक आरएचएस सर्वांग समता नियम था। आरएचएस में क्या होना चाहिए? सबसे पहले दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड होने चाहिए। राइट एंगल्ड मतलब समकोणीय, राइट एंगल्ड मतलब समकोणीय, दोनों 90-90। फिर एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण, कर्ण बराबर होने चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए, ये कॉमन है। देखो फिर सुन लो, 90-90 बराबर यानी राइट एंगल है। हाइपोटेनियस क्यों, ये दोनों क्यों बराबर? बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओपी बराबर OQ, हाइपोटेनियस इक्वल। साइड क्यों इक्वल? क्योंकि ये कॉमन है। तो आरएचएस सर्वांग समता नियम से ये दोनों हो गए क्या? सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो PM बराबर MQ, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये सिद्ध हो गया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे आधा आधा करता है। चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल OPM तथा ट्रायंगल OQM में, OPM तथा ट्रायंगल OQM में कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे OP बराबर OQ, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OP बराबर OQ। अच्छा जी, एंगल OMP, OMP, OMP बराबर OMQ, भैया OMP बराबर OMQ, क्यों ये दोनों बराबर हैं? यहां लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर, तो ये तो हो गया राइट एंगल्ड, समकोणीय हो गए। हाइपोटेनियस इक्वल हो गई OM बराबर OM, OM बराबर OM, यानी ये कॉमन साइड हो गई, कॉमन है ना। तो क्या क्या इक्वल हुआ फिर से समझ लो। एक तो R इक्वल राइट एंगल्ड हो गए, दोनों राइट एंगल्ड हो गए। हाइपोटेनियस इक्वल है दोनों की, और साइड इक्वल है। तो लिखेंगे आरएचएस सर्वांग समता नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OQM, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब यहां लिखेंगे बाई CPCT, बाई CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो PM बराबर MQ, PM बराबर, अतः MPQ का मध्य बिंदु है, अतः MPQ का मध्य बिंदु है, MPQ का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः सिद्ध होता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे सममध्य भाजित करता है, यही प्रमेय है। देखिए सुनो, थ्योरम 5 जो आपने पढ़ी, थ्योरम 6 जस्ट उसका अपोजिट है। अपोजिट प्रमेय का विलोम देखो क्या होता है। प्रमेय का विलोम मतलब आसान भाषा में हम कहें तो ऐसे, जैसे हमने कहा तुमसे ऐसा ऐसा है तो वैसा होगा, हमने बोला, स्टॉप करो जरा इसे बीच में, ध्यान से समझो। तो प्रमेय का विलोम हम बता रहे थे, जैसे हमने कहा कि अगर ऐसा ऐसा है तो वैसा होगा, तो इसका विलोम क्या होगा? उल्टा कहोगे कि नहीं, वैसा वैसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो वैसा होगा, विलोम क्या होगा? ऐसा है तो, जैसे हमने कहा A है तो B होगा, इसका विलोम क्या होगा कि B है तो A होगा, ये है विलोम। सुनो, अभी पिछला जो थ्योरम पढ़ा आपने कि भाई केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालो, केंद्र से जीवा पर लंब डालो तो उसे आधा आधा करेगा। अब उल्टा कह रहे हैं कि केंद्र से अगर जीवा के मध्य बिंदु को मिलाएं तो वो उस पर लंब होगा। केंद्र, पहले क्या था, केंद्र से लंब डालो तो आधा आधा करेगा, अब की उल्टा कह रहे हैं, नहीं, अगर मध्य बिंदु से हम केंद्र से मध्य बिंदु को मिला दें तो जो रेखा बनेगी वो इस पर क्या होगी? लंब होगी। यही थ्योरम है, उस थ्योरम का उल्टा है। फिर से सुनिए क्या कहा गया। कहा गया कि केंद्र से, वृत्त हमने खींच लिया, इसमें कहा गया वृत्त के केंद्र, भाई केंद्र दिखा दिया, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, जीवा कौन है? मान लो PQ है, जीवा के मध्य बिंदु M है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा इस पर लंब होती है। तो इसमें दिया क्या क्या है? दिया है वृत्त की जीवा PQ का मध्य बिंदु M है, ये दिया हुआ है। इसमें दिया है कि वृत्त की जीवा PQ का मध्य बिंदु M है। भाई लिखा ना, वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु,
वृत्त की जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु एम है तथा केंद्र ओ है। ठीक है, वृत्त की जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु एम है तथा केंद्र ओ है। अब क्या कहा गया, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी हमें प्रूव करना है कि ओ एम पी या ओ एम क्यू 90 डिग्री है। ओ एम पी एंड ओ एम क्यू, ओ एम पी और ओ एम क्यू बोथ आर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। अब रचना इसमें वही कर लो, क्या, ओ पी तथा ओ क्यू को मिलाया, सेम रचना, ओ पी तथा ओ क्यू को मिलाया। आगे की बात सुनो, उत्पत्ति क्या करनी है, हमें प्रूव करना है कि केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये लंब प्रूव करना है। एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम कर दें, क्या कर दें, सर्वांगसम, अगर इनको सर्वांगसम कर देंगे तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, 180, अब बराबर बराबर है तो 90-90 हो ही जाएगा। तो यही काम करना है। त्रिभुज ओपीएम तथा त्रिभुज OQP में, ओपीएम तथा OQP में सबसे पहले लिखेंगे OP बराबर OQ। क्यों, ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर रेडियस, दोनों त्रिज्याएं हैं। अच्छा, OM इज इक्वल टू OM, क्यों भाई, कॉमन है दोनों। और PM बराबर MQ, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया था कि M इसका मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में दिया था कि M इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से ही तो केंद्र को मिलाया था। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये स्वयं के बराबर, साइड 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 साइड। तो यहां लिखेंगे SSS सर्वांग समता नियम से, SSS सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंस टू, ट्रायंगल OPM सर्वांगसम होगा ट्रायंगल OQM के, ये दोनों सर्वांगसम हैं। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे लिए हम ये कह सकते हैं CPCT से कि उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। अतः कोण OPM बाई CPCT हम ये लिख सकते हैं कि OMP बराबर OMQ, OMP और OMQ बराबर होंगे। अच्छा, एक और बात, सीधी रेखा पर 180 बनता है तो बराबर बराबर है, 90-90 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे OMP प्लस OMQ बराबर 180 अंश, सीधी रेखा है। OMP को OMQ लिख दो, OMP को क्या लिख दो, OMP को हम लिख सकते हैं OMQ प्लस OMQ बराबर 180 अंश। अच्छा, एंगल OMQ जुड़ेंगे तो 2 एंगल OMQ बराबर 180 अंश। एंगल OMQ बराबर 180 अंश बटे 2, तो कुल मिला के आ गया एंगल OMQ बराबर 180 का आधा करो, 2 ने 18, 90 हो गया। अच्छा, जब ये 90 है और ये दोनों बराबर थे तो इसका मतलब दोनों 90 हैं। एंगल OMP बराबर एंगल OMQ बराबर 90 अंश। तो ये प्रूव हो गया कि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यहां दोनों बातें हमें रट लेनी, ध्यान से पहले सुन लो। क्या दो प्रमेय हैं? केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालोगे तो उसे आधा आधा कर देगा, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है? उसका उल्टा कहती है कि अगर केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिला दें तो जो रेखा बनेगी वो उस पर लंब होगी। लंब डालोगे तो आधा आधा करेगी, सुन लो, लंब डालोगे तो क्या करेगी? आधा आधा। और उल्टा क्या है कि अगर मध्य बिंदु को मिलाओ तो ये लंब होगी। चलो करो।